नमस्कार आप सबको। एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, जिसकी थीम है निरंतरता से सफलता। अर्थात निरंतर प्रयास के बाद ही हमको सफलता मिलती है। और इसी थीम को सार्थक करते हुए हमने अपना प्रोग्राम सृजन आपके लिए लॉन्च किया है। अब सृजन का मतलब क्या होता है? सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। किस चीज का निर्माण कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत? हम निर्माण कर रहे हैं आपके अंदर आंसर राइटिंग एबिलिटी प्लस सुपर कंटेंट। और ये हम आपको दे रहे हैं इस 60 डे क्रैश कोर्स में, जो फिलहाल ज्योग्राफी विषय के लिए लॉन्च किया गया है, ऐसे सारे विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष जीडीसी, जीआईसी और एलटी का मेंस दे रहे हैं। उसके अलावा विभिन्न असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जैसे बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा जो लोग यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और ऐसे अन्य सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें उत्तर लेखन एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अगर हम एलटी की बात करें, भी परसों उसका पेपर हुआ है। मैं बहुत ही जल्द आपके पास एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें अभी तक केवल 7 दिनों की क्लासेस हुई हैं। उसमें 3 प्रश्न जो है इन 7 दिनों की क्लासेस से आ चुके हैं। अभी आपके पास 100 के आसपास प्रश्नों का जखीरा बचा हुआ है, जो मैं ऑलरेडी तैयार कर चुका हूं। तो अब आप ये समझिए कि अगर वो 100 प्रश्न हमने आपको करा दिए, 100 नहीं है, लमसम 70-80 के आसपास है, 20 प्रश्न मैंने अपने तरफ से एक्स्ट्रा तैयार किए हैं। तो आपके वो प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और इस प्रोग्राम में केवल और केवल प्रश्न नहीं आपको दिए जा रहे हैं, और उत्तर के नाम पर आपको कोई मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। उत्तर के नाम पर आपको वेल क्राफ्टेड आंसर दिए जा रहे हैं। आंसर ऐसे कि जो ज्योग्राफी और भूगोलवेत्ता द्वारा लिखे, ऐसा प्रतीत हो कि किसी भूगोलवेत्ता द्वारा लिखे जा रहे हैं। देखिए, उत्तर दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक, अगर प्रश्न आता है तो आप उसको किसी तरीके से हैंडल करके अपना उत्तर कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा, भूगोल जैसे अति प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, जहां पर स्पेसिफिकेशन की डिमांड होती है, स्पेशलाइजेशन की डिमांड होती है, वहां पर एक एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा, वो ये देखेगा कि आपकी कॉपी जो है उसमें ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं कि नहीं, ज्योग्राफी का टच है कि नहीं। तो इस प्रोग्राम में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको करना इतना है कि चीजें आप नोट करते चलिए, चीजें आप माइन्यूट चीजें समझते चलिए। वैसे तो मैं प्रयास करता हूं कि सारी चीजें आपको डिटेल में बता दूं, लेकिन जो भी छोटी मोटी टिटबिट्स है ना, वो आप खुद से समझते चलिए। तो आप देखेंगे कि 60 दिनों के बाद आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, जो आप अपने एग्जामिनेशन में अपनी कॉपी में उतार कर आएंगे। चलिए, बिना देर के पहले एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। फीचर क्या है? डेली आंसर राइटिंग। उसके साथ साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे सारे प्रश्नों के। डेली एक्सप्लेनेशन वीडियो आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हॉलिस्टिक टॉपिक कवरेज होगा। मतलब इन प्रश्नों के माध्यम से आपके भूगोल का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। आने वाले समय में भूगोल के अलावा अन्य विषय भी लेकर आने की योजना है, और ये जल्दी होगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने प्रोग्राम पर। प्रोग्राम का 7वां जो दिन है, उसमें हमारा प्रश्न क्या था? उसमें हमारा प्रश्न था, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्यवेदी और अंतर्वेदी स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब ज्वालामुखी क्या होता है ये हम सबको पता है। तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो वो दो प्रकार के लैंडफॉर्म बनाती है, एक बाहवेदी और एक अंतर्वेदी। मतलब जो सरफेस के ऊपर बनता है उसको बाहवेदी या एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं, और जो सरफेस के नीचे बनेगा, यानी सतह के नीचे बनता है, उसको इंट्रूसिव या अंतर्वेदी लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो इसमें यही पूछा है। अब हमको सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके पार्ट्स देखने हैं। अब देखिए, इस प्रश्न के केवल और केवल एक पार्ट है। ठीक है, आपको इस प्रश्न के एक ही पार्ट को एड्रेस करना है। अब यहां पर चैलेंज क्या है? अभी तक हमने जितने प्रश्न किए हैं, किसी में 2 पार्ट थे, किसी में 3 पार्ट थे। तो आपका इस उस हिसाब से जो स्पेस यूटिलाइजेशन है पेज का, वो हो जाता था। अब ऐसे प्रश्न जिसमें केवल एक भाग है, उसमें आपको बॉडी भी अच्छी रखनी है 60%, 20% आपको इंट्रो भी देना है, और 20% आपका कंक्लूजन भी देना है। और इस स्ट्रक्चर पे भी आपका नंबर इसी पे नंबर मिलेगा। कंटेंट तो सब डाल के आएंगे, लेकिन उत्तर लेखन में ये देखा जाता है कि जो आपके पास अथाह ज्ञान है, आपने भूगोल पढ़ा हुआ है, आपने ज्योग्राफी निकाला है, आपने यूजी पीजी किया है, उस अथाह ज्ञान को आप 120 शब्दों में, 200 शब्दों में और 1.5 पन्ने में कैसे उतार रहे हैं। असली खेल यहां पर कंटेंट और नॉलेज का नहीं, प्रेजेंटेशन का होता है। ठीक है, तो अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारे पास मेरा क्वेश्चन है ये हमारा। अब हम अच्छा, इंट्रोडक्शन देखने से पहले पहले हम ये समझ लें कि आपको पता होगा, उम्मीद करता हूं, कि लावा और मैग्मा क्या होते हैं। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो ये वॉल्केनिक मटेरियल पृथ्वी के अंदर जब तक रहता है, इसको मैग्मा कहते हैं।
और जैसे ही ये सतह के बाहर आता है इसको कहते हैं लावा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की एक महत्वपूर्ण आंतरिक या एंडोजेनेटिक प्रक्रिया है। देखिए, जो मैं ज्योग्राफिकल टच की बात कर रहा था यहां आपको मिल गई। एक एंडोजेनेटिक प्रोसेस है, इंग्लिश वाले लिखेंगे एंडोजेनेटिक प्रोसेस है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये निश्चित रूप से लिखेंगे आंतरिक प्रक्रिया है। देखिए, आप क्या करिए ना, इस प्रश्न को आप ऐसे ही रट लीजिए, रटिए मत तो 4-5 बार ये वीडियो देख डालिए। ये प्रश्न अगर आएगा तो आपका ये कभी गलत नहीं होगा, आप केवल यही स्ट्रक्चर उतार के आ जाइएगा, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, एक एंडोजेनेटिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा, ठीक है, अब देखिए यहां से या तो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है या भूपर्पटी के भीतर ही ठंडा होकर ठोस बन जाता है। यहां से हमने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, अब हमने ज्वालामुखी के बारे में बता दिया, यहां से हमने अपने दूसरे पार्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। या तो मैग्मा सतह के बाहर आके ठंडा होता है या तो वो अंदर ही जम जाता है। जिस स्थिति में मैग्मा भूपर्पटी के बाहर ठंडा होकर जमता है उसके बाद जो लैंडफॉर्म बनते हैं, उसके बाद जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं उनको एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म कहते हैं। और जिस स्थिति में मैग्मा भूपर्पटी के भीतर ठंडा होकर जमती है उसे इंट्रूसिव या अंतर्भेदी लैंडफॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। हमने बता दिया क्या होता है, दोनों प्रकार बता दिए और दोनों बनने की प्रोसेस को भी बता दिया हमने। अब हम आगे आते हैं। अब हम आते हैं अपने बॉडी पार्ट पर जिसको हमको 60% जगह देनी है। ये जगह आप या ध्यान रखिएगा, एकदम आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि इंट्रोडक्शन आपको केवल 20 पार्ट में लिखना है, 20% में आपको बॉडी जो है 60% में लिखनी है और 20% में आपको कंक्लूजन डालना है। अब हम अपने क्वेश्चन के डिमांड पे आते हैं। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म यानी कि बाहवेदी वोल्केनिक स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं। अब ये जानने से पहले आप दो चीज जानिए। देखिए, इस एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म को या बाहवेदी वोल्केनिक लैंडफॉर्म को दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, मतलब इनको दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला, लावा के प्रकार से, मतलब जब देखो मैग्मा जब बाहर निकल जाएगा तभी तो उसको लावा कहेंगे। अब जब मैग्मा बाहर निकलता है तो दो तरीके के लावा निकलते हैं। ठीक, पहला जो लावा होता है वो एसिडिक लावा होता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि एसिडिक लावा निकला। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब यह है कि उस लावा में सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा जो लावा है वो अत्यधिक चिपचिपा बन जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हाईली विस्कस कहते हैं। ठीक, मतलब एक प्रकार का लावा जिसको एसिडिक लावा कहते हैं, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, ये बहुत चिपचिपा होता है। अच्छा, अब जब चिपचिपा होगा तो क्या करेगा, ये बहुत दूर तक बह के नहीं जाएगा। ठीक है, और ये जहां पर निकलेगा वहीं जमना प्रारंभ कर देगा या उसके आसपास जमना प्रारंभ करेगा। देखो, लावा का जो बहाव है वो पूरी तरीके से निर्भर करता है कि वो कितना विस्कस है, यानी कितना चिपचिपा है, उसमें कितना एसिड है। ठीक है, अगर ज्यादा एसिड होगा तो लावा एकदम बिल्कुल पास में ही जमेगा, और अगर कम एसिड है, बिल्कुल सिलिका नहीं, तो लावा बहुत दूर तक बह के जाएगा। ठीक है, तो एक एसिड हो गया। दूसरा होता है बेसिक लावा। बेसिक लावा क्या होता है, बेसिक लावा में सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता और ये पानी की तरह होता है, मतलब ये काफी दूर तक बह के जा सकता है। एसिडिक लावा से अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं, बेसिक लावा से अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं, जो हम आगे देखेंगे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है प्रकार, वो है सेंट्रल इरप्शन टाइप और फिशर टाइप। मतलब ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है वो लावा के सतह पर निकलने की प्रकार से किया गया, मतलब उसके निकलने का जरिया क्या है। क्या होता है कि कभी कभी लावा जो है, कोई सतह है उसके अंदर बहुत सारी दरार है, वहां से निकलती रहती है लावा, लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में लावा निकलती रहेगी। इसको कहते हैं फिशर टाइप। ठीक है, फिशर टाइप, फिशर, FISSURE। हिंदी में इसको ये देख लीजिएगा आप, हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फिशर टाइप कहते हैं। और एक प्रकार का लावा होता है जो जो बेसिकली अपने केवल मुख से निकलता है, एक पॉइंट से निकलता है, एक सेंटर से निकलता है, इसीलिए इसको सेंट्रल इरप्शन टाइप लावा कहते हैं। ठीक है, पहला हमने प्रकार कहा था कि एसिडिक और बेसिक, दूसरा हमने सेंट्रल इरप्शन टाइप जो एक केंद्र से निकलता है, और फिशर टाइप जो अलग अलग केंद्र से निकलता है। अच्छा, और इनके लैंडफॉर्म अलग होते हैं। अब देखिए, पहला लैंडफॉर्म हम क्या लेते हैं, बाहवेदी का लावा पठार। नाम से पता चल रहा है ये पठार है। अब ये बनता कैसे है, बेसाल्टिक लावा के बार बार फिशर दरार से उद्गार द्वारा विस्तृत समतल पठार का निर्माण होता है। इसमें देखिए दो कीवर्ड है, एक तो बेसाल्टिक लावा निकल रहा है। हमने आपको बताया कि बेसाल्टिक लावा कैसा होता है, बेसाल्टिक लावा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, यानी कि ये जो है कम चिपचिपा होता है। ठीक है, अगर कम चिपचिपा है तो ज्यादा दूर तक जाएगा,
ठीक, तो लावा निकला, मान लो लावा निकला, तो ये ज्यादा दूर तक बह के जाकर जमेगा। अब जब ये ज्यादा दूर जाके जमेगा तो ये इस तरीके का लैंडफॉर्म बनेगा, यानी कि ये देखिए, ये लावा प्लेटू, विस्तृत लावा प्लेटू का निर्माण होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप कहीं दूर मत जाइए, आपका जो डेक्कन ट्रैप है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, ये पूरा जो है लावा पठार है। ठीक है, यहां पर कोई वॉल्केनिक कोन नहीं जहां से लावा निकल रहा है, ये अलग 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 फिजर से लावा निकला है, फिजर टाइप लावा से ये वॉल्केनिक ट्रैप बना है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कोलंबिया पठार अमेरिका का। ठीक है, एक हमारा हो गया लावा पठार। दूसरा हम चलते हैं वॉल्केनिक कोन, यानी कि ज्वालामुखी शंकु। शंकु का मतलब होता है जब लावा के निकलने के कारण किसी प्रकार के कोन का निर्माण हो। ठीक है, ये जो कोन है, अगर सरफेस पर लावा यहां से निकल रहा है अपने मुंह वेंट से, और यहां पर कोन का निर्माण होता रहे, तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी कोन। ठीक है, ये वेंट से ही निकलता है तभी कोन बनेगा। फिजर से निकलेगा मतलब दरारों से निकलेगा तो कोन नहीं बनेगा, लेकिन जब वेंट से निकलेगा ना, या अपने मुंह से निकलेगा पृथ्वी के सतह पर, तभी यहां पर कोन का निर्माण होगा। तीन प्रकार के कोन होते हैं, शील्ड कोन, शंकु कोन यानी कि कंपोजिट कोन, और तीसरा है राख कोन यानी कि सिंडर कोन। देखिए शील्ड कोन क्या होता है, शील्ड कोन और ये लावा पठार लगभग एक ही चीज होते हैं। फर्क क्या होता है कि लावा पठार जो है वो दरारों से निकलता है, शील्ड कोन जो है वो अपनी वेंट से निकलता है, यानी एक मुख से निकलता है। बाकी दोनों में जो है बेसाल्टिक लावा होता है, और ये दोनों दूर तक फैलते हैं। इसका ज्यादा बेसाल्टिक होता है और इसका थोड़ा सा कम बेसाल्टिक होता है, इसीलिए ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये कम चौड़ा है। देखिए, ये देखिए ना, है ना, ये बहुत ऐसे नहीं है ये, ठीक, लेकिन ये ऐसे भी नहीं है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का है, और ये कोन भी है, लेकिन ये थोड़ा सा प्लेटू की तरह है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। पहला कि ये बेसाल्टिक लावा है तो ये दूर तक जाएगा। दूसरा, ये कोन से निकलता है तो ये कोन का निर्माण करेगा, ये वेंट से निकलता है तो कोन का निर्माण करेगा। और ऐसे कोन को शील्ड कोन कहते हैं। शील्ड कोन देखिए, शील्ड की तरह है ना ये शील्ड कोन कहते हैं। दूसरा प्रकार जो होता है उसको कंपोजिट कोन कहते हैं। देखिए, कंपोजिट कोन क्या होता है कि जब लावा का उद्गार होता है तो लावा में वाटर वेपर, उसके साथ साथ आपका मीथेन, उसके साथ साथ CO2, उसके साथ साथ बहुत सारे और गैसेस, उसके साथ साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो काफी चीजें निकलती हैं और इनका जमाव जो है इसी मुख के आसपास होने लगता है। और कंपोजिट कोन क्या होता है कि यहां पर देखिए दो लेयर आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, एक लेयर ये व्हाइट वाला है, एक लेयर ब्लैक वाला, एक लेयर व्हाइट वाला, एक लेयर ब्लैक वाला। तो कंपोजिट कोन यानी कि संयुक्त कोन, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, ये एक लेयर मैग्मा का है, एक लेयर उन पायरोक्लास्टिक मटेरियल का है, फिर एक लेयर मैग्मा का है, फिर उन वोल्केनिक मटेरियल का है। तो जब ऐसे कोन का निर्माण होता है तो उसको संयुक्त कोन कहते हैं, यानी कि कंपोजिट कोन। ठीक, और तीसरा प्रकार का होता है सिंडर कोन यानी कि राख शंकु। देखिए, शंकु तो है ही, लेकिन ये राख से बना है। राख का मतलब यहाँ क्या है, पूरी तरीके से मटेरियल। यहाँ मैग्मा का कोई रोल नहीं है। ये जो पूरा आपका शंकु बना है ये पूरी तरीके से राख से निर्मित है। ठीक है, यहाँ इसकी तरह मैग्मा नहीं है, जैसे यहाँ पर मैग्मा राख का लेयर था, या ये पूरा राख से बना है, यहाँ पर मैग्मा नहीं है। तो कोन के तीन प्रकार आपको पता चल गए। अब हम चलते हैं तीसरे लैंडफॉर्म पर, एक्सट्रूसिव तीसरे लैंडफॉर्म पर, जो है वोल्केनिक क्रेटर यानी ज्वालामुखी क्रेटर। देखिए क्या होता है, उद्गार के बाद ज्वालामुखी मुख के चारों ओर कूप के आकार का गड्ढा बन जाता है। मान लो कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, और यहां से बहुत विस्तृत मात्रा में लावा निकला। ठीक, फिर ये वोल्केनो जो है डोरमेट हो गया। अब क्या होता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो ये बहुत जोर से, बहुत प्रेशर के साथ होता है, तो जो ये वाला हिस्सा होता है वेंट का, ये पूरी तरीके से खुल जाता है और बड़ा हो जाता है, जिसमें कुछ समय के बाद पानी भर जाता है। ठीक है, तो ये एक लेक की तरह हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, वोल्केनिक क्रेटर लेक। यहां पर लेक बन जाता है, वोल्केनिक क्रेटर लेक कहते हैं। और इसका सबसे एग्जाम्पल है क्रेटर लेक अमेरिका का। ठीक है, ये देखिए क्रेटर लेक अमेरिका का। काल्डेरा क्या होता है कि जब यही क्रेटर थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा विस्तृत हो जाता है, उसको काल्डेरा कहते हैं। ठीक, अब लावा डोम क्या होता है। देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि ये जो बेसाल्टिक लावा या लावा पठार होता है, ये एसिडिक लावा की वजह से, बेसिक लावा की वजह से बनता है, और ये बेसिक लावा होता है तो दूर तक जाता है। अब आप एसिडिक लावा लेते आइए। ठीक है, लावा डोम क्या होता है, ये एसिडिक लावा की वजह से बनता है। और लावा प्लेटू क्या होता है, ये बेसिक लावा की वजह से बनता है।
लावा डोम में क्या है कि एसिडिक लावा है, तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, तो ये बिल्कुल दूर, मतलब बहुत ज़्यादा ही चिपचिपा है, तो ये वहीं पर जम जाएगा। देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, कोन भी नहीं बनेगा। कोन में स्लोप होता है ना, मतलब यहाँ पर ज़्यादा, कम 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 ऐसे। चूंकि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, तो बिल्कुल ऐसे गोला सा वहीं पर गुंबदाकार बन जाएगा, इसको लावा डोम कहते हैं। और ये एसिडिक लावा से बनता है। ये देखिए कोन नहीं बना है, लेकिन ऐसा गोला जैसा गुंबद बन गया है बस। ठीक है, एसिडिक है और बहुत चिपचिपा है। तो ये हमने एक्सट्रूसिव जो स्थलाकृतियां हैं, यानी बाह्य भेदीय स्थलाकृतियां हैं, वो जान लिया, लावा पठार, फिशर दरार से और बेसिक लावा की वजह से। ज्वालामुखी शंकु यानी वॉल्केनिक कोन, वेंट से जो निकलते हैं उनको ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। 3 प्रकार के होते हैं, शील्ड शंकु, संयुक्त शंकु और सिंडर कोन। फिर हम आते हैं वॉल्केनिक क्रेटर यानी ज्वालामुखी क्रेटर, फिर आते हैं कैल्डरा, फिर आते हैं लावा डोम, और ये बनता है एसिडिक लावा से, और ऐसे वहीं पर बन जाता है ये। अब हम आते हैं अंतर्भेदी इंट्रूसिव प्लूटोनिक स्थलाकृति, मतलब जो सतह के अंदर जमती हैं उनको प्लूटोनिक या इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म कहते हैं, जिसमें सबसे पहले है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है कि गहराई में मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर जमने से विशाल अनियमित आकार की अंतर्भेदी पिंड बन जाती है। देखो डोम की तरह, जैसे आपने देखा ना, ये डोम बाहर बना है, तो ये एक्सट्रूसिव हो गया। सेम डोम आपकी सतह के अंदर जब बनेगा तो ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म हो जाएगा, और इसको बैथोलिथ कहते हैं। इसको याद कैसे करना है, देखिए डोम ये बैठने की तरह है ना, तो आप ये याद रखिएगा, जो डोम शेप होगा, देखिए इस पे आप बैठ सकते हैं ना, कहीं पर आप ऊंचाई देखते हो ऐसे बैठ जाते हो, तो जो डोम शेप होगा उस पे बैठने का काम आता है, इसीलिए बैथोलिथ हो गया। ठीक है, मतलब सतह के अंदर अगर डोम शेप बनता है तो बैथोलिथ हो जाता है। फिर आते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है कि जब मैग्मा ऊपर की ओर अवसादी चट्टानों के ऊपर उठकर गुंबदाकार छतरी नुमा रूप दे देता है। यहां पर डोम शेप था, और यहां पर जब छतरी नुमा या तो मशरूम शेप हो जाएगा, तो इसको कहते हैं लैकोलिथ। यानी छतरी नुमा और मशरूम शेप अगर पृथ्वी की सतह के अंदर बनेगा तो उसको लैकोलिथ कहते हैं। ये देखिए मशरूम शेप। तीसरा है लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या होता है कि थाली के समान अवतल जब इस तरीके से बनेगा, थाली के समान, ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर थाली के समान बनेगा, डोम का उल्टा समझ लो, ठीक है, तो उसको लोपोलिथ कहेंगे। और ये सारी चीजें पृथ्वी के अंदर बन रही हैं। चौथा है फैकोलिथ। ठीक है, फैकोलिथ मतलब फेंकना, ऐसे याद करो इसको, फैकोलिथ को फेंकना। फेंको कि कोई चीज ऐसे लहर में जाती है ना, तो जब एंटिक लाइन और सिंक लाइन लहरदार स्ट्रक्चर बनेगा पृथ्वी के अंदर, उसको कहते हैं फैकोलिथ। कोई चीज ऐसे याद करो कि अगर कोई चीज फेंकोगे तो ऐसे सीधी थोड़ी जाए, पहले ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये जब लहर पृथ्वी के अंदर बनेगी जिसमें एंटिक लाइन और सिंक लाइन होगा, उसको फैकोलिथ कहते हैं। सिल क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसे लावा डिपॉजिट होता है ऐसे, ठीक है, सतह है उसके अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट, देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट, ठीक, उसको सिल कहते हैं। सिल नहीं होता गाँव में जिसपे आप चटनी बनाते हैं, ठीक है, सील वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है ना, ऐसे चौड़ा चौड़ा, तो उसी तरीके से इसको याद करिए, सील। ठीक, डाइक क्या होता है, ये सील अगर हॉरिजॉन्टल होता है, डाइक समझो कि वर्टिकल होता है, मतलब वर्टिकली लावा जब जमता है पृथ्वी की सतह के अंदर उसको डाइक कहते हैं। ठीक है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म हमने पढ़ लिया। बैथोलिथ डोम शेप पृथ्वी के अंदर बैठने के लिए। लैकोलिथ, लैकोलिथ मतलब जब मशरूम शेप हो जाए, ठीक है, या छतरी नुमा हो जाए, लैकोलिथ। लोपोलिथ, लोपोलिथ मतलब जब डोम शेप उल्टा हो जाए, यानी थाली की आकार का हो जाए, उसको लोपोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है, फेंकते हैं, और ये लहरदार जब संरचना अंदर बनती है पृथ्वी के, तो फैकोलिथ। सिल क्या होता है, गांव का सिल जिसपे चटनी बनाते हैं आप, सिल मतलब हॉरिजॉन्टल, ये देखिए पृथ्वी की सतह के अंदर हॉरिजॉन्टल जब जमे तो सिल कहते हैं। डाइक क्या होता है, डाइक मतलब वर्टिकल, जब लावा जमता है तो डाइक कहते हैं। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। कंक्लूजन बहुत प्लेन सा रहेगा क्योंकि लैंडफॉर्म के लिए पूछा था। ज्वालामुखी स्थलाकृति है पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता और भूपर्पटी के विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करती हैं। आधुनिक तकनीक जैसे रिमोट सेंसिंग, सिस्मिक टोमोग्राफी और उपग्रह आधारित ज्वालामुखी निगरानी पद्धतियों का उपयोग सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों के अध्ययन हेतु बढ़ाया जा रहा है, जैसा कि हाल के समय में आइसलैंड और प्रशांत अग्निवलय के ज्वालामुखी उद्गारों में देखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा आंसर। देखिए बिल्कुल इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आप ये वीडियो 3 से 4 बार देखिए, ये आपको रट जाएगा। एग्जाम से पहले एक बार सारे वीडियो बस देखकर चले जाइएगा। 20-20 मिनट के वीडियो हैं, 2x स्पीड पर बढ़ा के एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले बस सारे वीडियो आप मेरे देख लीजिएगा, और आपको इतना लाभ होगा एग्जाम में, फिर आप आकर हमको थैंक यू बोलिएगा। चलिए अब हम डायग्राम देख लेते हैं। आप अगर इसमें डायग्राम बनाना हो ना तो ये बेसिक डायग्राम बना दीजिएगा, मतलब ज्वालामुखी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये बेसिक डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ऐश क्लाउड हो गया, क्रेटर हो गया, लावा हो गया, वेंट हो गया। ठीक है, अगर आपके पास जगह और समय है तो आप इन
लैंडफॉर्म्स को भी बनाए। देखिए ज्योग्राफी है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये लैंडफॉर्म बनाएं। अगर छोटा छोटा जगह लेके मान लीजिए क्या प्लेटो में क्या बनाना है, बस हो गया। शील्ड कोन में क्या बनाना है, ये हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा कंपोजिट कोन में आपको एफर्ट लगेगा क्योंकि 2 लेयर बनाने होंगे मैग्मा और पायरोक्लास्टिक मटेरियल का, तो कंपोजिट हो गया। इसमें क्या है, ये तो और सरल है, ठीक है। सिंडर कोन पूरी तरीके से राख से बनेगा। क्रेटर फिर वही ज्वालामुखी बना के बीच में गड्ढा कर दीजिएगा। कैल्डेरा उसमें पानी डाल दीजिएगा। डोम क्या है, एकदम गोला सा हो क्योंकि दूर तक नहीं जाता है, एसिडिक लावा है तो डोम हो गया। और ये सारे आप देख लीजिए। तो यह आपके पूरा कंप्लीट उत्तर हो गया। और मुझे नहीं लगता अगर आप पढ़ेंगे या आप कहीं से कोई भी नोट्स लाएंगे तो इस तरीके का उत्तर आपको कहीं से मिलेगा। इसमें ना कुछ बकवास है, बल्कि आपको ज्योग्राफिक जो मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर, देखिए ज्योग्राफी का उत्तर आप लिख रहे हैं, आपकी कॉपी कौन चेक करेगा? कोई सीनियर प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू, यही प्रोफेसर चेक करेंगे। तो उनको आपका जीएस का आंसर नहीं चाहिए, उनको आपके आंसर में स्पेशलाइजेशन चाहिए कि कोई स्पेशलिस्ट ये आंसर लिख रहा है, कोई भूगोल का जानकार ये आंसर लिख रहा है। तो आपको अपने उत्तर में वो सारे टर्मिनोलॉजीज ऐड करने ही होंगे, तभी जाकर आप नंबर अतिरिक्त पाएंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो आप देखिए, मैं तो आपको बता दूंगा, कहीं कहीं पे याद आएगा, लेकिन ऐसे पॉइंट को आप देख लिया करिए, लिख लिया करिए। ये पूरा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप लेक्चर सुनिए, बार बार लेक्चर सुनिए, आपको याद हो जाएगा। बाकी आप अपना पढ़ते रहिए, जो आपको करना है आप करते रहिए। बस ये लेक्चर आप सुन लीजिए। अगर कल ही आप ये चीज करके देखो, अगर 3 बार ये आप लेक्चर ध्यान से सुनोगे, चौथी बार में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर्स क्राफ्ट किए गए हैं, बनाए नहीं है। इन आंसर्स को क्राफ्ट किया गया है, क्या लेना है क्या छोड़ना है, इस पर विचार करके ये उत्तर बनाए गए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये टाइप ऑफ वोल्केनो मैंने आपके लिए लगा दिए हैं, 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 8वें दिन के प्रश्न पर, जो है मेंशन द टाइप ऑफ वेदरिंग। देखिए ये प्रश्न आया है, ये प्रश्न एलटी में आया है, ये हमारे 8वें दिन का प्रश्न है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि अभी केवल हमने 7 दिन किए हैं, उसमें से 3 प्रत्यक्ष प्रश्न देखने को मिल गए हैं, केवल 7 दिनों के प्रश्न में। ये 8वें दिन से हमको चौथा मिला। अब आप समझिए, अभी आपके पास 70 के आसपास प्रश्न आने बचे हैं, 60 के आसपास। तो आपका अगर कोई प्रश्न छूट जाएगा तो आप बताइएगा। ये प्रश्न आया हुआ है केमिकल वेदरिंग, ठीक है। अभी आपका पता, ये मैंने फिजिकल वेदरिंग दिया है क्योंकि केमिकल आ गया है, तो आयोग अब आपको केमिकल नहीं देगा, फिजिकल आएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं बना कर रखा हूं, फिजिकल वेदरिंग। मेंशन द टाइप ऑफ वेदरिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग। एलटी में केमिकल वेदरिंग आ चुका है, अब आपके जीडीसी जीआईसी में आएगा तो फिजिकल वेदरिंग आएगा। अपक्षय के प्रकारों, इसमें आप केमिकल ले आओगे, फिजिकल भी ले आओगे, और इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, विशेषकर भौतिक उपक्षय अपक्षय की प्रक्रियाओं का परीक्षण करिए। देखिए ये उत्तर आप चाहें तो आप अपने पास लिख के रख सकते हैं, मॉडल उत्तर से मिला सकते हैं, और एड गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर इसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए इस पूरी सीरीज के साथ, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, आपको कुछ बताना है कि मैं अपने प्रोग्राम में कुछ परिवर्तन करूं, ये आपका प्रोग्राम है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको इनकलकेट करने की कोशिश करूंगा। समय की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन फिर भी जैसा आप हमको सुझाव देंगे वो सुझाव इसमें हम इनकलकेट करेंगे। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। लिखते रहिए और चमकते रहिए। कीप राइटिंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद।